हमारे साथ आज हमारे बहुत ही पुराने मित्र और जाने माने निवेशक, बहुत ही शानदार पीएमएस स्कीम चलाने वाले मार्सलस इन्वेस्टमेंट्स के श्री सौरभ मुखर्जी साहब जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, शुभो महालया यहाँ पर। सौरभ जी, आपको नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात। शायद ही कोई अच्छा दिन हम ढूंढ पाते आपको यहाँ पर जोड़ने का। महालया शुरू हो चुका है और मूडीज का भी अपग्रेड आपको आता हुआ दिखता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। गोल्डीलॉक्स बुल रन आपके सामने चलता हुआ। सौरभ जी बताइए, कहां परेशानी है बाजार में, अगर है तो? देखिए, लास्ट ईयर मार्च 2020 जब चारों तरफ पैनिक थी, तब से हम हर एक फोरम में हमारे क्लाइंट्स को, आपके दर्शकों को बोल रहे हैं कि पैनिक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी सामने है और उस मुताबिक ठंडे दिमाग से मोटा निवेश करना चाहिए। वही हमारी आज भी सलाह रहेगी। अगर हम मोटा पिक्चर देख के, बड़ा पिक्चर देख के अगर रणनीति कुछ समझाने की चेष्टा करें, कुछ इस प्रकार का होगा। रिकवरी तो जबरदस्त आ रही है, चारों तरफ से वॉल्यूम ग्रोथ का एक उछाल अच्छी नजर आ रही है पोस्ट कोविड। जो लास्ट एक साल से हम जो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन की है। सप्लाई साइड पे शॉर्टेजेस जबरदस्त बन रही है। ये एक साल पहले से ही साफ हो रहा था कि होगा। कोविड का जो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट है सप्लाई साइड पे है, और वो गैस की शॉर्टेज वेस्टर्न वर्ल्ड पे हो, कोयले की शॉर्टेज इंडिया में हो, कोयले की शॉर्टेज चाइना में बन पड़ी है, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, लेबर स्केर्सिटी। तो एक जबरदस्त सप्लाई साइड क्रंच आ चुका है। इसका असर पड़ेगा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन आएगी और जो कमजोर कंपनी होगी, जिसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, उसका प्रॉफिट मार्जिन दबेगा। तो हमारी जो सलाह रहेगी आपके दर्शकों को कि मार्केट लीडर में निवेश करें, ऐसे कंपनी में निवेश करें जिसके पास प्राइसिंग पावर हो, जिससे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन वो अपने कस्टमर को पास ऑन कर सके। इसलिए मार्सलस के पोर्टफोलियो में बिल्कुल चोटी की फ्रेंचाइजेज हैं जिनके पास वॉल्यूम ग्रोथ का पूरा फायदा उठाने की एबिलिटी है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जिनकी प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रहेगी इस जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी में। बेसिकली आप कह रहे हो सेक्टर लीडर्स के साथ इस समय रहे, क्योंकि शायद उनके पास एबिलिटी ज्यादा होगी एक्सेसेस को पास ऑन करने की। अच्छा, आपने इन्फ्लेशन का खतरा सबसे बड़ा चैलेंज बताया इस समय, और दिक्कत ये आज से आरबीआई की एमपीसी बैठ गई 3 दिनों के लिए। वो फ्राइडे को पॉलिसी आउटकम आना है, लार्जली तो एंटिसिपेटेड है भाई पॉलिसी स्टैंड बदलेगा नहीं, दरों में छेड़छाड़ नहीं होगा, पर क्या नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ने के इंडिकेशंस देने वाला है आरबीआई इस बार? वो खतरा भी बन रहा है क्या हमारे ऊपर? आपको मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं खपाना आरबीआई या फेडरल रिजर्व कब हाइक करेगा। जाहिर है कॉमन सेंस सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट एक साल में पॉलिसी टाइटनिंग आएगी, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप इकोनॉमिक रिकवरी देखें, अगर 2003 से 2008 का जो रिकवरी था पूरी दुनिया भर में उसको देखें, तो 2004 से रेट टाइटनिंग शुरू हो गई थी। उसके बावजूद बुल रन कंटिन्यू चलता रहा। 2004 में रेट टाइटनिंग शुरू हो गई थी फेडरल रिजर्व का, उसके बावजूद बुल रन बरकरार रहा। कुछ वैसा ही माहौल इस बार भी रहेगा। जाहिर है अगले साल दुनिया भर में रेट्स ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। फेडरल रिजर्व ने भी काफी अच्छा इंडिकेशन दे दिया है, और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ संभल जाती है, मेरे ख्याल से आरबीआई के लिए लॉजिकल है कि वो रेट हाइक की तरफ बढ़े। बट इससे कुछ ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। रेट हाइक आना मतलब रिकवरी अच्छी चल रही है, और टिपिकली पहले रेट हाइक से अगर देखें, पहले रेट हाइक से 2 और साल आराम से इकोनॉमिक रिकवरी चलती है। जो चीज समझना है हमको कि अगर हम मार्केट लीडर्स में निवेश नहीं करेंगे, ऐसे कंपनी में निवेश नहीं करेंगे जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिसकी प्राइसिंग पावर बिल्कुल बरकरार है, तो फिर हमको रिकवरी का फायदा नहीं मिलेगा। राइट? तो ये रेट हाइक के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। सोचना ये है कि आप और मैं बिल्कुल चोटी के फ्रेंचाइजेस में, मार्केट लीडर्स में निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, मुखर्जी साहब, अगर आपके छोटे बड़े मंझले पोर्टफोलियोज को देखें तो ज़्यादातर मार्केट लीडर्स वही हैं। आप बहुत ही मजबूत पकड़ एफएमसीजी सेक्टर पर रखते हैं, और अनेक स्टॉक्स जैसे कि एशियन पेंट्स, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले पर आप बहुत शानदार सोशल मीडिया में अपना रुझान व्यक्त करते हैं। अब ये बताइए, आपने तो ले लिए सस्ते, और अब ये मल्टी ईयर रिकॉर्ड हाइस पर और मल्टी ईयर हाई वैल्यूएशंस पर चलते हुए दिख रहे हैं। क्या इस लेवल पर एशियन, क्या इस लेवल पर हिंदुस्तान यूनिलीवर या आप कोलगेट खरीदारी की सलाह देते हैं? यहां पर मोट्स बहुत तगड़े हैं लेकिन वैल्यूएशन कम नहीं। सही कहा कि हमारे काफी सारे पोर्टफोलियोज में एशियन पेंट्स है, नेस्ले हैं।
लेकिन एक छोटी सी करेक्शन, यूनिलीवर हमारे पोर्टफोलियो का कभी हिस्सा रहा नहीं है, पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। अब रही बात ये सारे स्टॉक्स आज खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल हम आज कर रहे हैं, 1 साल पहले भी कर रहे थे, 2 साल पहले भी कर रहे थे, 3 साल पहले भी कर रहे थे। क्यों करते हैं? हमारी ऑनगोइंग निवेश क्यों चलती रहती है? एशियन पेंट्स, नेस्ले, HDFC बैंक, कोटक बैंक, टाइटन, हर रोज हम इन स्टॉक्स में 10-20 करोड़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन फ्रैंचाइजेस, इन कंपनीज का धंधा मोटा मोटी हर साल, इनका फ्री कैश फ्लो मोटा मोटी हर साल 20-25% से आगे बढ़ता है। अगर किसी भी बिजनेस का फ्री कैश फ्लो, कंपनी की जो कैश की उत्पादन है, वो अगर 20-25% से आगे बढ़ रही है, मतलब कि मोटा मोटी 3.5 से 4 साल में कंपनी डबल हो रहा है। और ऐसे कंपनीज में निवेश करते रहना ऑनगोइंग बेसिस पे हमारे ख्याल से लॉजिकल है, उचित बात है। साथ ही साथ हमने अगस्त के महीने में अपना एक स्मॉल एंड मिड कैप AIF शुरू किया, उसका नाम है राइजिंग जायंट्स। उसमें भी काफी भारी पैमाने पे इनफ्लो आ रही है। तो हम स्मॉल एंड मिड कैप में जैसे जिन कंपनीज के नाम हम पहले कर चुके हैं, पेज इंडस्ट्रीज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, रिलैक्सो, इस प्रकार के स्टॉक्स में भी हम स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश किए जा रहे हैं। और लॉजिक बिल्कुल सेम है, इन बिजनेसेस की कैश फ्लो भी साल में 20-25% आराम से ग्रो कर रही है। मतलब कि 3.5 से 4 साल में धंधा डबल होता है और हमारे क्लाइंट्स को इसका भरपूर फायदा मिलता है। इसलिए मेरे को कभी समझ नहीं आया लोग ये PE मल्टीपल और शेयर प्राइस देख के इतना उछलते क्यों हैं। हिंदुस्तान में अच्छे फ्रैंचाइज, समझदार प्रमोटर, तगड़ा फ्रैंचाइज, प्राइसिंग पावर रखने वाला फ्रैंचाइज में निवेश करते रहना चाहिए ऑनगोइंग बेसिस पे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फिर आप लोग मार्सलस पे ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड हो इस समय बाजार में। दूसरा, क्योंकि शैल सर ने FMCG की बात छेड़ी है, तो हम सब रिटेल जानना चाहते हैं। हम रिटेल तो ले रहे थे, आप बड़े लोग ले रहे हो क्या ITC आजकल? नहीं जी, देखिए ITC में जो हमने बात लास्ट 1-1.5 साल में अपने क्लाइंट्स को समझाया है कि ITC फ्रैंचाइज तो शानदार है, जबरदस्त कैश जनरेशन है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही कोई दूसरा कंपनी होगा ITC जितना कैश जनरेट करता है। वहाँ पे जो हमको जो इशू दिखती है, एंड लास्ट 1.5 साल में काफी उसके बारे में हम पब्लिकली बात कर चुके हैं कि कैश की री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। बैलेंस शीट में करीबन 35,000 शायद 40,000 करोड़ बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है। जब तक वो कैश ढंग से री इन्वेस्ट नहीं होता, तब तक हमारे जैसे निवेशकों को 20-25% की कंपाउंडिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी कम लगती है। इसलिए हम ITC से दूर रहते हैं। लास्ट जुलाई में हमने आई थिंक ITC में बिकवाली की हमारे पोर्टफोलियो से, अब तक लिया नहीं है। जब हमको विजिबिलिटी मिलेगी कि ITC की जो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट टीम है, जब वो ITC की एक्स्ट्रा कैश, सरप्लस कैश को धंधे में लगाएगी और हमको विजिबिलिटी मिलेगा कि उनका धंधा 20-25% से ग्रो कर सकता है, तब फिर हम ITC के बारे में शायद इन्वेस्ट करने की बात सोचें। ऐसा हो सकता है ये जो इतना एक्सेसिव कैश बैलेंस शीट में ITC के है, वो आपके मार्सलस इन्वेस्टमेंट्स में लगा दें? हाँ, आप ये सलाह उनको दीजिए, मेरी औकात नहीं है उनको ऐसी इतनी बड़ी बात करने की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत शानदार रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो विदेशी कंपनीज हैं, उनका एक जो ट्रेजरी का हिस्सा होता है वो कुछ हेज फंड्स या कुछ बहुत जाने माने फंड मैनेजर्स को जाता हुआ दिखता है। सौरभ जी, वापस आपके पोर्टफोलियो पर फोकस करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू एक्सप्लोजन होता हुआ दो स्पेसेस में, रियल एस्टेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, चाहे आप एनर्जी स्पेस कह लें या बैंकिंग स्पेस कह लें, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई बहुत ही बुरी तरीके से पिछले 12-15 वर्ष में। और अब एक मल्टी ईयर बुल रन शायद आपको रियल एस्टेट में दिखता हो। यहां पर कुछ स्टॉक आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हो या ना किए हो, इन दोनों पर राय दीजिए। तो देखिए, जाहिर है जो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो स्पेस है, मतलब पूरा जो रियल एस्टेट की सामग्री जो बेचने वाली कंपनीज है, वो पेंट्स में हो, पाइप्स में हो, इलेक्ट्रिकल्स में हो, जाहिर है वो पूरा स्पेस काफी एक्टिव है, काफी गर्म है। धंधा अच्छा चल रहा है। हमारे पोर्टफोलियोज में एशियन पेंट्स तो है ही, हमारे पोर्टफोलियो में बर्जर पेंट्स भी है, हमारे पोर्टफोलियोज में एस्ट्रल पॉली भी है। सो हमारा जो रवैया रहा है कि रादर देन रियल एस्टेट डेवलपर में लगाए, वो मेरे को लॉजिक में समझ नहीं आता। रियल एस्टेट डेवलपर में पैसा लगा के कैसे फायदा हो सकता है, हम बिल्डिंग मटेरियल्स में लगाते हैं। लॉजिक ऐसा है, बिल्डिंग मटेरियल्स में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप बना सकते हो, राइट। एस्ट्रल पॉली ने पाइप्स में जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाई है। मेरे 2016 की किताब अनयूजुअल बिलियनियर्स में मैंने समझाया है किस प्रकार से एस्ट्रल पॉली ने शानदार फ्रैंचाइज बनाया है।
पेंट्स में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हो, रियल एस्टेट में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बना सकते, राइट। हिंदुस्तान में हजारों रियल एस्टेट डेवलपर हैं, सबका मोटा मोटी सिमिलर बिजनेस मॉडल है, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर लाना मुश्किल है, इसलिए आपके मेरे लिए एक रियल एस्टेट डेवलपर के शेयर्स में पैसा बनाना मुश्किल रहेगा। इसलिए हम बिल्डिंग मटेरियल्स में निवेश कर रहे हैं रादर देन रियल एस्टेट डेवलपर में। रही बात पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जाहिर है LIC की IPO जितनी करीब आती है, इस पूरे स्पेस में एक एक्साइटमेंट बनेगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में पैसा बन सकता है। लेकिन हमारी सोच इस मुद्दे में ऐसी है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का काम है भारत सरकार की सेवा करना, देश की सेवा करना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का काम नहीं है कि सौरभ मुखर्जी एज अ शेयर होल्डर उसकी सेवा करना, राइट। हमारे नागरिकों के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काम करते हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन शेयर होल्डर की कितनी वहां पे क्या फायदा हो सकता है, मेरे को कभी कुछ खास समझ नहीं आया। तो बेसिकली सरकारी कंपनीज को भाई ट्रेडिंग बेट के तौर पे अलग बात, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लार्जली अवॉइड करने की बात हो रही है फिर। अच्छा सौरभ सर, एक सवाल शुरू से जब आपका जवाब आया था तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है। आपने कहा इन्फ्लेशन एक कंसर्न है ना, उसमें आप लीडर्स के साथ रहिए जो पास ऑन कर सकते हैं। अब ये जो कमोडिटी, ये इन्फ्लेशन जो आ रहा है, जो इनपुट की लागत जो बढ़ रही है, उसका रीजन है, वो रीजन है। तो कोई ऐसी कमोडिटी प्ले के थ्रू आप इस इन्फ्लेशन को खेलना नहीं चाह रहे हो क्या? वो पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ इंक्लूजन्स नहीं करे क्या? तो फिर वो कमोडिटी ट्रेडर को करना चाहिए, राइट। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर माहौल है दुनिया भर में कि कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन बन रहा है, वो लोहे की बात करें या कोयले की बात करें या तेल की बात करें, तो जाहिर है कमोडिटी ट्रेडर को वो गेम खेलना चाहिए। शेयर मार्केट में क्यों खेले वो? बिकॉज अगर आप इंडिया में मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स के भाव देखो तो वो 70% कोरिलेशन से मूव करते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज के मेटल प्राइसेस के साथ। तो बिल्कुल लॉजिकल है, जिसके पास समझ है कमोडिटी साइकिल्स की, जिस इन्वेस्टर के पास समझ है, वो बिल्कुल कमोडिटी प्राइस पे खेले, बट फिर वो कमोडिटी के थ्रू खेले, राइट। शेयर मार्केट में उस चीज को खेलने की कोई दरकार नहीं है। तो हमारे पास मार्सेलस में कोई समझ नहीं हमको कमोडिटी साइकिल्स की। हमको समझ आ रहा है कि टाइटन हो रहा है, सप्लाई डिमांड मिसमैच बन रहा है, बट ये सप्लाई डिमांड मिसमैच कब घूमेगा, आप उसकी टाइमिंग हमको नहीं है, समझ नहीं आती, इसलिए हम कमोडिटी से दूर रहते हैं जहां तक कि शेयर मार्केट की निवेश की बात आ रही है। मुखर्जी साहब, ये सारी चर्चाएं हुई और आपने अपना इन्वेस्टमेंट का लॉजिक समझाया कि कैश फ्लोस पर ज़्यादा ध्यान और रुझान देना चाहिए। ये बताइए, पिछले एक आध महीने में कौन से स्टॉक्स में आपने दोबारा निवेश किया, कौन से नए जुड़े आपके पोर्टफोलियो में, और कहाँ हल्की सी मुनाफा वसूली आपने की? तो देखिए, जैसे मैंने समझाया, राइजिंग जायंट्स का जो ये AIF हमने शुरू किया है स्मॉल एंड मिड कैप का, वो अगस्त के महीने में शुरू हुआ है और आज भी अच्छी फ्लोज आ रही है। तो जाहिर है जो मानिए 3,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ के बीच में जैसे स्टॉक्स हैं, वहाँ पे हमारा निवेश और ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज स्मॉल एंड मिड कैप के हमारे फ्लोज जो आ रहे हैं। तो पहले भी हम काफ़ी सालों से बात कर रहे हैं, जैसे इन्फोएज जैसी अच्छी फ्रेंचाइज के बारे में, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के बारे में, रिलैक्सो के बारे में। तो ऐसे फ्रेंचाइज में हमारी स्मॉल एंड मिड कैप की फ्लोज जा रही है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमने खास किया नहीं है, अगर हम प्रॉफिट टेकिंग की बात करें, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तो रिकवरी में काफी दम है, 2-3 साल अच्छा इकोनॉमिक माहौल रहेगा, तो कुछ मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया प्रॉफिट टेकिंग का। तो फिलहाल ऐसा कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग की नहीं है। नहीं, मैं तो आप ही का सवाल फॉरवर्ड आगे ले जा रहा था कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो जिसके लिए सौरभ से जाने जाते हैं, कोई नए इंक्लूजन्स नहीं हुए फिर क्या हाल फिलहाल में सर? देखिए, जो हमारी जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो जो हम मार्सेलस में, जो PMS है हमारी फ्लैगशिप PMS, जिसमें करीबन आज 8,000 करोड़ के आसपास निवेशित है, उसमें 1-2 चेंजेस हुए हैं। वो हमारे ट्रेडर्स अभी भी उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो चेंजेस जब पूरी तरह से हो जाएंगे उनकी हम पब्लिक में हम घोषणा कर देंगे। फिलहाल थोड़ा मेरे लिए बोलना अनुचित रहेगा, क्योंकि वो चेंज अभी भी हमारे डीलिंग रूम में काम चल रहा है। एक चेंज हुई है जहाँ पे हमने एक पोर्टफोलियो स्टॉक को निकाला है और एक स्टॉक हम अंदर लाए हैं पोर्टफोलियो में। बट थोड़ा सा और वक्त दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए, उस चेंज के बारे में तब बात कर लेंगे फिर। चलिए मुखर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल और जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, हमने एक तो ITC की बात करी थी जी। दूसरा, मुखर्जी सर, आप लोगों ने अपनी टीम में कुछ जोमेटो का वैल्यूएशन करा क्या?
जब फ्री कैश फ्लो आएगी तब करेंगे, अब तक तो फ्री कैश फ्लो दिखी नहीं है वहाँ पे। आई एम श्योर अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और जब वो टेबल पे पैसा दिखाएंगे तब हम वैल्यूएशन करेंगे। बिल्कुल। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शुभ दिन हमारे साथ इतना समय बिताया, और आगे आने वाली दुर्गा पूजा की फेस्टिविटीज़ पर पहले से ही आपको शुभकामनाएं। उम्मीद कीजिए कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से लक्ष्मी आपके पोर्टफोलियो में आती दिखें और वहीं पर टिकी रहें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आशीष जी।